नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संघीय कार्यपालिका की। पिछले वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज संघीय कार्यपालिका भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक की चर्चा होनी है, जिसे हम 2 भागों में करेंगे। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आज के वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। जीएस विद जीडी का हमारा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। देखिए, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित आता है, मंत्रिपरिषद सहित आता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान इस देश का राष्ट्रपति होता है और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के संविधान का आर्टिकल 52 ये कहता है कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा। संघ का जो राष्ट्रपति होगा वह अनुच्छेद 52 के अधीन आएगा और अनुच्छेद 53 इस बात की व्यवस्था करता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब संघ की जितनी भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वह सब की सब राष्ट्रपति के अधीन ही आती हैं। इस संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 53 में इस बात की व्यवस्था लिखी गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। देखिए, राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। भारत की संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान है, जबकि मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान होती है। कार्यपालिका का प्रधान शब्द जो हम पढ़ रहे हैं कि ये कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान शब्द ये बेसिक रूप से आता है अमेरिकी संविधान से, एक तरह से उसी के बराबर है। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति है वह अमेरिका के राष्ट्रपति जैसी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल ब्रिटेन के महाराजा की तरह होती है, जो ब्रिटेन का जो संवैधानिक प्रधान होता है उसकी तरह होती है। अब प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या होगी। आर्टिकल 58 इस बात की व्यवस्था करता है कि संविधान में इस बात का जिक्र है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। भारत में जितने भी पद हैं उन सभी पदों में एक योग्यता बिल्कुल ही कॉमन है, वो आप जान लीजिए, यह कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत के संविधान का ये व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर काम करेगा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए यह पहली योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। तीसरी योग्यता यह है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथी योग्यता यह है कि वह संघ अथवा राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय संसद अथवा राज्य की विधानसभाओं में से किसी भी सदन का सदस्य है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति तो निर्वाचित हो जाएगा,
लेकिन जिस दिन वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा उसी दिन से उसके सदन की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता को समाप्त समझा जाएगा। यानी कि विधानसभा की अथवा लोकसभा की या जिस भी सदन का वो सदस्य रहेगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उस स्थान को रिक्त मान लिया जाएगा। चूँकि राष्ट्रपति सबसे ऊपर का पद है, इसलिए व्यवस्था बनाई गई है। बाकी सारी योग्यताएं बहुत सामान्य हैं। अब प्रश्न यह है कि भारत जैसे देश में राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए बहुत ही साधारण सी योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। अब इतनी साधारण योग्यता की जरूरत क्या है? अब ये प्रश्न सहज ही मन में आता है कि इतने महत्वपूर्ण पद के लिए इतनी साधारण योग्यता। तो यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाए, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, वह भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाएं, इसलिए इसकी योग्यता बहुत ही साधारण रखी गई है। अब राष्ट्रपति कोई व्यक्ति चुना जाएगा तो उसका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, यह हम एक बार को जान लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। यह शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे आपको। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव साधारण व्यक्ति, साधारण जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। हालांकि जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तब इस बारे में चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति का भी चुनाव साधारण प्रत्यक्ष जनता द्वारा करवाया जाना चाहिए। लेकिन पहली बात तो ये हुई कि 2 बार चुनाव करवाने में खर्चा ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लगेगा, और फिर दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति हो जाता है और दूसरी जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाता है और दोनों में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं कहीं, तो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो सकती है, आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। इसलिए राष्ट्रपति के पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेंगे उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बना हुआ है। उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा कि संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि लोकसभा में ऐसे सदस्य जो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व है, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वह इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। तो उन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि निर्वाचित और सभी राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। राज्यों को विधानमंडल, अब एक चीज और भी दिमाग में आता है कि राज्यों के विधानमंडलों को, यानी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को इसमें क्यों शामिल किया गया है, इनकी उपयोगिता क्या थी। दरअसल संविधान निर्माता बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति थे।
बहुत ही सूझबूझ वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। राज्यों की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के शामिल होने में इस बात का प्रयास किया गया कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा में किसी दल की सरकार है और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो हमेशा वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा जिसका लोकसभा में बहुमत होगा। तो राज्यों की विधानसभाओं की शामिल करने का औचित्य यह था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह दलीय आधार पर न होने पाए। ऐसा न हो कि किसी पार्टी विशेष की सरकार हो और वह अपना राष्ट्रपति हर बार निर्वाचित कर ले। तो दलीय राजनीति को किनारे करने के लिए, दलीय राजनीति को पृथक करने के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। एक सहज प्रश्न आया, एक बार राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुजरात की विधानसभा भंग थी और यह प्रश्न उठा कि क्या ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सकता है जब किसी राज्य की विधानसभा भंग हो। मामला राष्ट्रपति के पास था। राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का प्रयोग करके, आर्टिकल 143 जो आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है, तो अप्रैल 1974 में जब गुजरात की विधानसभा भंग थी और राष्ट्रपति का चुनाव होना था, उस समय 143 के अधीन राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा कि क्या ऐसी परिस्थिति में चुनाव किए जा सकते हो जबकि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व, यानी कि जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हो जाना चाहिए। अगर किसी भी राज्य की विधानसभा भंग है तो इस आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं रोका जाएगा कि उसके निर्वाचक मंडल में कुछ सदस्य कम हैं। मतलब यह हुआ कि अगर राज्यों की विधानसभाएं भंग होती हैं तो भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इस बात की व्यवस्था की गई कि संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने दिया जाएगा। यानी कि 70वां संविधान संशोधन इस बात के लिए है क्योंकि जो दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाएं हैं वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और ना ही राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। आप जानते हैं कि राज्यों में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधानसभा विधान परिषदें दोनों हैं। जहां पर भी विधान परिषदें हैं उनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अभी जब हम चुनाव की चर्चा कर रहे थे तो एक शब्द आया था एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत का मतलब ये होता है कि जैसे हम जब आम चुनाव में वोट देते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं या एक पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन एकल संक्रमणीय मत इस बात पर आधारित होता है कि जो मत आप देंगे वह मत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पर आधारित होता है। यानी कि चुनाव में जब आप किसी कैंडिडेट को वोट देंगे तो 1, 2, 3, 4 करके वोट देते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 2 से अधिक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हो तो उनका निर्वाचन कैसे होगा? उनका निर्वाचन चुनाव में अगर उनको सफलता प्राप्त करनी है तो उनको एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है।
अब यह न्यूनतम कोटा क्या है? न्यूनतम कोटा का मतलब ये होता है कि दिए गए जो मतों की संख्या है, कुल दिए गए मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से भाग दे देते हैं और इसमें एक जोड़ लेते हैं। कुल दिए गए मतों की संख्या भागा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस एक वोट उनको मिलना चाहिए। यानी कि अगर हम मोटी मोटा समझें तो 50% प्लस 1 वोट राष्ट्रपति के चुनाव में किसी एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, तभी वही व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। इस पद्धति में, एकल संक्रमणी मत पद्धति में, प्रत्येक मतदाता द्वारा अपने मतपत्र की उतनी ही पसंद व्यक्त की जाती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होते हैं। यानी कि अगर 5 उम्मीदवार हैं तो आप पहला वोट किसको देते हैं, दूसरा वोट किसको देते हैं, तीसरा किसको देते हैं, चौथा किसको देते हैं और पांचवा किसको देते हैं। यानी कि आपको वरीयता क्रम में वोट देना पड़ेगा। प्रथम वोट, द्वितीय वोट, तृतीय वोट। सर्वप्रथम पहली पसंद के मतदाताओं की मतों की गणना की जाती है। अगर वह व्यक्ति पहली मतदाता का न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तब दूसरे दौर की मतगणना की जाती है। क्लियर है भाई? अब आते हैं दूसरा कि समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत भी इसमें काम करता है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 2 तरह के लोग हैं, एक संसद के निर्वाचित सदस्य और दूसरा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के निर्वाचित सदस्य जो हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दोनों के मतों का मूल्य एक बराबर कैसे हो सकता है? इसलिए समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत यहाँ पर दिया जाता है। वह सिद्धांत ऐसे काम करता है कि चूंकि निर्वाचक मंडल में 2 तरह के सदस्य हैं, संसद के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। अब इन दोनों के मतों का मूल्य एक बराबर तो होगा नहीं, तो इन दोनों के मतों के मूल्य को एक बराबर कर लिया जाता है। उसका एक सूत्र है। सूत्र यह है कि निर्वाचक मंडल में प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वह सूत्र यह होता है कि पहले राज्यों के सेंस में देखते हैं कि किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य अगर ज्ञात करना है, किसी भी राज्य या संघीय राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला यह है कि इनके मतों का मूल्य बराबर होता है राज्य या संघीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या, राज्य या संघीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा अथवा संघीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा या संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों की निर्वाचित संख्या भागा 1000। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है और यहाँ पर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 404 है, तो 2200 करोड़ भागा 404 भागा 1000, ये फार्मूला है। तो राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा या संघ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागा 1000। अब संसद के मतों का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या का फार्मूला होता है कि समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त, समस्त राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग, मतलब राज्य की विधानसभा का अलग, संघ की विधानसभा का अलग,
बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये फार्मूला होता है। कठिन है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लिख करके आप याद कर लीजिएगा। यह व्यवस्था इसलिए अपनाई गई ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एक रूपता हो, यानी कि ऐसा न हो कि यूपी के लोगों की जनसंख्या का ज़्यादा है तो इनका मत मूल्य ज़्यादा हो, और किसी अन्य राज्य के सदस्यों की संख्या कम है तो उनका मत मूल्य कम हो। अब प्रश्न यह है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वह कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1952 में, जिसके अनुसार यह व्यवस्था 1974 तक चलती रही। जो नियम बनाए गए थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचक अधिनियम 1952 की व्यवस्था 1974 तक चलती रही। अच्छा, दो तरह के कैंडिडेट पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। एक ऐसे कैंडिडेट जो गंभीर होते थे, जो वास्तव में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, और दूसरे ऐसे कैंडिडेट जो गंभीर नहीं होते थे, बस चुनाव लड़ जाते थे। चलिए चुनाव लड़ लेते हैं राष्ट्रपति का। तो यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उस व्यक्ति को 1997 से एक नियम में संशोधन कर दिया गया, 5 जून 1997 से, और यह व्यवस्था अपनाई गई कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है तो कम से कम 100 लोग उसके पास होने चाहिए। आप जानते हैं कि प्रस्तावक और अनुमोदक वही होते हैं जो मतदान करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है तो उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। जबकि उपराष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था 20-20 की है। जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब इसके बारे में फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अगर कहीं चैलेंज किया जा सकता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में ही है। एक सवाल और मन में आता है कि जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे उनका मतदान स्थल कहाँ होगा। जैसे हम आम चुनाव में जब मतदान करने जाते हैं तो हमारा एक मतदान स्थल होता है जहाँ जा कर के हमको मतदान करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान स्थल कहाँ रहेगा? तो अगर राज्यों की विधानसभाओं के जितने सदस्य हैं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो सदस्य हैं वह अपने राज्य की राजधानियों में उड़ देंगे, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य लखनऊ में उड़ देंगे, बिहार विधानसभाओं के सदस्य पटना में उड़ देंगे। जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं वह अपने राजधानियों में मतदान करते हैं, और संसद सदस्य जो है वह राजधानी दिल्ली में अथवा अपने राज्य की राजधानी में मतदान करते हैं। संसद के सदस्य राजधानी दिल्ली में या अपने राज्य की राजधानी में मतदान करते हैं, जबकि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वह राज्यों की राजधानी में मतदान करते हैं। अनुच्छेद 71 इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी बात का निर्धारण करना हो तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय ही जाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर पद ग्रहण कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो करने के बाद वो पद ग्रहण कर लेता है और बाद में चुनाव में ये पाया जाता है कि उसका निर्वाचन अवैध था,
उच्चतम न्यायालय ने उसके निर्वाचन को अवैध कर दिया है, तो जिस पीरियड में वह राष्ट्रपति रहा है उस पीरियड में उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। यानी कि हम अगर ये समझ लें कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है 1992 में मान लीजिए, और उसके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद चलता है, 1994 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट इस बात का डिसीजन देता है कि 1992 में किया गया निर्वाचन अवैध था, तो 1992 से 1994 के बीच किए गए उसके कार्य अवैध नहीं होंगे। एक बार क्लियर समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और उच्चतम न्यायालय यह पाता है कि इसका निर्वाचन अवैध रहा है, तो उसके द्वारा इस पीरियड में किए गए काम अवैध नहीं होंगे। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है को जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है? तो संविधान का अनुच्छेद 57 इस बात में क्लियर करता है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ होने वाले व्यक्ति को दूसरा कार्यकाल भी दिया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति 2 बार भी राष्ट्रपति हो सकता है। ऐसा नहीं है कि संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति 1 बार ही राष्ट्रपति होगा। संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति 2 बार उस पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, और ऐसा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति हुए थे। अब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो उसका शपथ ग्रहण कौन कराएगा? राष्ट्रपति अथवा जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, आर्टिकल 57 में लिखा है इस चीज को, आर्टिकल 57 कह रहे हैं, शपथ में ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होगा अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, वह व्यक्ति अनुच्छेद 60 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करेगा। जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होगा अथवा राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, आर्टिकल 60 इस बात की व्यवस्था करता है कि वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करेगा। भारत के संविधान में एक खास बात यह है कि जो व्यक्ति जिसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, उसमें से कुछ ही पद ऐसे हैं कि उनको हटाने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख राष्ट्रपति शपथ लेता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, उसके सम्मुख राष्ट्रपति अपनी शपथ लेता है। राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वह संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए लेता है। राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेता है और भारत में जनता की सेवा और उसके कल्याण के लिए निरंतर काम करने रहने के लिए शपथ लेता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आज के वीडियो में आपने देखा। अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।